हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो आपको पिछली क्लास में पढ़ाया गया था, इसकी जानकारी होगी। आज हम इंग्लिश की सेकंड क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस क्लास में आज हम समझने वाले हैं जो पहले वाले टॉपिक से आगे। पहले वाले टॉपिक में हमने लैंग्वेज के बारे में समझा था कि लैंग्वेज क्या है, वर्ड और सेंटेंस तक हमने देख लिया था। और सेंटेंस के हमने कुछ पार्ट के बारे में बात कर रहे थे। इसके दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। तो इसके सब्जेक्ट के बारे में अभी हम सोच रहे थे कि सब प्रेडिकेट को ना लेकर हमने केवल यदि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने पहले दो चीज़ों के बारे में आपको बता दिया था पिछली क्लासों में। उन्होंने हमने बोला था कि जो चीज़ें होती हैं, जो वर्ब होती है, इस वर्ब की जो पहले यूज होता है उसके लिए, यानी वर्ब के पहले प्रयुक्त होने वाले नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्ट कहते हैं, और वर्ब के बाद में प्रयुक्त होने वाले नाउन या प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसके बारे में हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वर्ब के बारे में कि वर्ब क्या है, वर्ब के कितने पार्ट है और वर्ब के कौन कौन से पार्ट हैं। तो वर्ब की उन पार्टों का किस तरीके से यूज करना है। परंतु हम जब हम इसका यानी जब हम वर्ब पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत, तब वहाँ पर हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम कुछ मोस्ट बेसिक कंसेप्ट के रूप में हम यहाँ पर वर्ब के लिए पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब चलो हम अपने सीधे टॉपिक पर बात करते हैं। ठीक है, तो अब आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हमारा वर्ब। ठीक है, वर्ब के बारे में पढ़ना है, वर्ब से कुछ संबंधित कुछ पॉइंट भी लिखना है। ठीक है, तो और अगर आपने अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और ठीक है, आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं। ठीक है, वर्ब के बारे में। तो वर्ब क्या है, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं। ठीक है, वर्ब की। तो वर्ब क्या है? वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। तो ठीक है, इंग्लिश में जो डेफिनेशन लिखी है वो मैं हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। ठीक है, यानी इट इज अ एक्शन वर्ड, यानी यह एक क्रियात्मक शब्द है। यानी क्या वर्ब क्या है? यह एक क्रियात्मक शब्द है। दैट शो द एक्शन, यह क्या दिखाता है? यह दिखाता है एक्शन। एक्शन का मतलब होता है कार्य, यानी यह क्या दिखाता है? कार्य के लिए दिखाता है। और का मतलब यहाँ पे अथवा से है। अथवा क्या दिखाता है? पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है अवस्था, यानी क्या दिखाता है? अवस्था। जो वर्ब होती है वो क्या दिखाती है? कार्य और अवस्था के लिए दिखाती है। किसकी अवस्था के लिए दिखाती है? तो वह सब्जेक्ट की अवस्था के लिए दिखाती है। यानी सब्जेक्ट इट मीन्स कर्ता होता है, उस कर्ता की अवस्था और कार्य के बारे में क्या दिखाती है? वर्ब। ठीक है, और देखो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के लिए हम दो फॉर्म में डिवाइड करते हैं। एक तो नाउन और प्रोनाउन, दोनों ही क्या होते हैं? सब्जेक्ट के फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो ये नाउन या प्रोनाउन की कार्य या अवस्था के बारे में दिखाने वाले क्रियात्मक शब्द को वर्ब कहते हैं या क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी लेकर रखे हैं इसके लिए, तो देखते हैं पहले वाले एग्जाम्पल्स में क्या लिखा है। यानी मुस्कान प्लेज चेस, यानी मुस्कान शतरंज खेलती है। मुस्कान क्या खेलती है? शतरंज खेलती है। तो यहाँ पर जो खेलना है, जो इसका क्या है? कार्य है, कार्य भी है, और उसकी क्या है? एक अवस्था है। उस अवस्था में, खेलने की अवस्था में, मुस्कान किस अवस्था में है? तो मुस्कान खेलने की अवस्था में है। तो यहाँ पे जो प्ले है, यानी प्ले यहाँ पर किसका काम कर रहा है? यानी प्ले यहाँ पर वर्ब है। ठीक है, अभी किसकी विशेषता, यानी किसकी कार्य और अवस्था दिखला रहा है? तो यह मुस्कान की, यानी मुस्कान यहाँ पर क्या है? नाउन है, नाउन या सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो हम क्या, और हमने पहले बताया था कि जो वर्ब होती है, वर्ब से पहले प्रयुक्त होते हैं नाउन या प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और इसके बाद में प्रयुक्त होने वाले नाउन या प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ तुम्हें पहले से याद होनी चाहिए। पिछली क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप पिछली क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ठीक है पिछली क्लास को भी देख सकते हैं। तो ठीक है, अब देखो इसमें क्या, राम इज गोइंग टू टेम्पल, यानी राम मंदिर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या, राम मंदिर जा रहा है। तो यहाँ पर इसकी किस अवस्था में है? वह जाने की अवस्था में है। तो यहाँ पे जाना क्या होगा? यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है। तो अब
अब हम आगे बात करते हैं कि वर्ब के कौन कौन से फॉर्म हैं, उसके फॉर्म के बारे में। अब यहाँ पर हम केवल फॉर्म की बात करेंगे, वर्ब के टाइप की बात नहीं करेंगे। ट्रांजिटिव, इंस्टेंटिव, ऑक्सिलरी, इसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। सिर्फ हम इसमें सिर्फ वर्ब को समझते हैं कि वर्ब को हम किस तरीके से कौन कौन सी फॉर्म होती हैं, इसका हम मतलब कैसे यूज करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा उसके बारे में भी हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यानी देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, पहले भी आप इनके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो 5 फॉर्म होती हैं। एक तो होती है V1, V2, V3, V4 और V5 होती हैं। अगर आपने अभी तक कंपटीशन के लेवल का अगर इंग्लिश नहीं पढ़ी है तो आपने केवल यानी V1, V2 और V3 के बारे में सुना होगा, और V1 यानी V4 और V5 के बारे में आपने नहीं सुना होगा। तो V1 और V5 का देखो, V4 का मतलब होता है कि V1 प्लस ing। अगर V1 प्लस ing है तो इसका मतलब होता है कि भाई V4 है, तथा V5 का मतलब होता है V1 प्लस s या es लगा दें हम, तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, उसको हम V5 बोलते हैं। तो जैसे हमने एग्जांपल्स के लिए 2 वर्ब लेके रखी हैं। यहाँ पर देखो प्ले है, तो प्ले का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर प्ले, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी प्लेड, और ये हो जाएगी V3 हो जाएगी प्लेड, और V4 प्लेइंग, और V5 हो जाएगी यहाँ पर प्लेस। इसी प्रकार से ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, इस तरीके से आप इन वर्ब की फॉर्म को समझ सकते हैं। अगर V4 का अगर आपसे पूछा कि V4 लगाना है तो आपको सीधा ध्यान आना चाहिए जो वर्ब है उसमें क्या लगाना है, ing लगाना है। अगर ing वाली फॉर्म दी गई है तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, V4 दिया गया है आपके क्वेश्चन में, ठीक है। अगर V5 की अगर किसी क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि V5 है, तो V5 का मतलब होता है कि उसकी वर्ब में s या es का प्रयोग किया गया है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, V5 बोलते हैं, ठीक है। तो ये V4 हो गया। V4 इतने तो आपको पहले से जानकारी है। देखो वर्ब होती है जो V1 होती है, V1 में ऐसे ही इसका प्रयोग कुछ भी नहीं करते हैं, सीधा सिंपल जो भी वर्ब होती है वो नॉर्मली अपने आप में V1 के फॉर्म में दी होती है। आप V1 से V2 में लाने के लिए ये हो सकता है कभी ED का प्रयोग करना पड़े, EN का प्रयोग करना पड़े, या TE का प्रयोग करना पड़ता, ठीक है, TE, ED इत्यादि का, ठीक है। और यहाँ पर ED का या EN का प्रयोग करके हम इसको V1 या V3 बनाते हैं, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आई हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि ठीक है मुझे यहाँ पर इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो ठीक है। आप ये वाली वर्ब के बारे में तो वैसे भी जानते हैं, इसकी 5 फॉर्म है, ठीक है। इसके बारे में अब हम एक एक करके इनके लिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहले हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, V1 के बारे में। तो यानी V1 का अपन यूज कैसे करेंगे, ठीक है। V1 का यूज, अगर मेरी हिंदी से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इंग्लिश का भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आपको जो हिंदी लैंग्वेज से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उनको लिए यानी फुल अंडरस्टैंड होना चाहिए, इसलिए मैं आपको यहाँ पर इसमें मैं आपको हिंदी यूज करने वाला हूँ। मैंने भी सोचा था कि पहले ये सारे जो भाषा हैं, जो डेफिनेशन है वो इंग्लिश में लिखवा दूँ, पर मैं चाहता हूँ कि ठीक है इंग्लिश में भी डेफिनेशंस तो थोड़ी आनी चाहिए आपको इंग्लिश में, बल्कि मैं उससे सारे में हिंदी में ही बोलकर आपको समझाने वाला हूँ इन पूरी क्लासों में, ठीक है। अगर आपका साथ बना रहा तो क्लासें कंटिन्यू आती रहेंगी, ठीक है। अभी थोड़ा क्योंकि कम लोग ही वॉच करते हैं तो इसलिए तो मैं थोड़ा डिले वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़, ठीक है, देखिए आगे, और स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब एक एक करके इन सब के बारे में समझना शुरू करते हैं। देखिए, तो पहला हमने फर्स्ट नोट लिखा है। फर्स्ट नोट में आपको क्या याद रखना है, ठीक है। मैं इसमें से 10 से 12 नोट्स लिखाने वाला हूँ, 10 से 12 नोट इसमें लिखाऊंगा। तो उसमें आपको क्या करना है, ठीक है, वो सारे नोट को इकट्ठे रखना है, ठीक है। और ये फर्स्ट नोट है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। जो वर्ब से रिलेटेड 10 से 12 होंगे इतने ही, तो उनको सबको लिखेंगे। उसके बाद हम नाउन से स्टार्ट करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन, फिर उसके बाद नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, इन सभी के बाद यानी पीसी सीमा के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट नोट में क्या है, यदि किसी वाक्य में यानी डू, डज, डिड दिया हो तो यानी
V1 का प्रयोग करते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको जो इस लाइन को बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। इसका मतलब है जो डू डज डिड अगर आ रहा है तो उसके बाद आपको क्या यूज करना है, V1 को यूज करना है। किसके बाद करना है, डू डज डिड के बाद किसको यूज करना है, V1 का यूज करना है। और आपको मालूम होगा कि ही सी इट नेम, नेम के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हम डज का प्रयोग करेंगे। एक वचन के साथ में हम डज का प्रयोग करेंगे। और आई बी दे के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए पहला टेंस है, यानी पहला आपको उदाहरण है। ठीक है, ये किसका, नो एरर का क्वेश्चन है, यानी इसमें नो एरर यानी एरर वाला क्वेश्चन है। इसमें एरर फाइंड आउट करना है इस सेंटेंस में कहाँ पर एरर दिया गया है। ठीक है, एरर है, उस एरर को सुधारना नहीं है, एरर को केवल फाइंड करना है। मतलब इसमें एरर बताना है कि इस वाले यहाँ पर एरर है। तो लिखा है दे डू नॉट प्ले चेस डेली, नो एरर। फर्स्ट वाले में दिया दे डू नॉट, इस वाले पोर्शन में कहीं प्रॉब्लम है। दे क्या है, यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट के बाद आपको चाहिए यानी हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डू नॉट है, डू नॉट दी गई, देखो डू और नॉट, डू नॉट है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि दे के साथ हमको डू नॉट का प्रयोग करना है। इसके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, प्लीज अभी हम इनको समझ लेते हैं इसके बाद। ठीक है, अब देखो डू नॉट, अब यहाँ से देखो डू के बाद हम किसका प्रयोग करना है, हमें इसमें देखा कि डू के बाद हमको V1 का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देखो यानी डू नॉट के बाद हमको यहाँ पर किसका प्रयोग कर रहे हैं, और यानी प्लेस है। प्लेस का मतलब क्या, ये क्या दिया गया है, V5 का प्रयोग हुआ है इसमें। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, गलती कहाँ पर है, इस वाले यहाँ पर गलती है, यानी प्ले होना था। तो अपन आंसर में लिख सकते हैं यानी कि प्लेस की जगह प्ले होगा। ठीक है, अपन बोल सकते हैं प्लेस की जगह यानी जो प्लेस की जगह प्ले होगा। क्यों होगा, क्योंकि डू डज डिड के बाद हम V1 का प्रयोग करते हैं, इसलिए होगा। तो ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर ये किसका प्रयोग किया गया है, V5 का किया गया। कहना किसका था, V1 का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यानी माही डिड नॉट डॉट डॉट ऑन द स्टेज, यानी माही स्टेज पर नहीं नाची। हाँ, माही स्टेज पर नहीं नाची। तो अब देखो इसके बाद डांस ही जाएगा, यानी डांस या डांसिंग या डांसिड। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इस वाली लाइन को याद है अगर आपको, तो आप सीधा आंसर दे बता सकते हैं कि हम इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, V1 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखो डिड नॉट है, डिड के बाद किसका प्रयोग करेंगे, हम V1 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ डांसिज यहाँ पर V5 है, और यहाँ पे डांस इज V1 है, ये यहाँ पर V4 दिया गया है, और ये V3 या V2 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर V1 का प्रयोग होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, डांस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि माही डिड नॉट डांस ऑन द स्टेज, यानी माही स्टेज पर नहीं नाची। ठीक है, अगला है सी डिड नॉट डॉट 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 यस्टरडे। तो यस्टरडे है, तो अब यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इसके बाद क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। अब वर्ब मांग रहा है, तो वर्ब का अब कौन सा फॉर्म यूज होगा, तो डिड के बाद हम बता सकते हैं कौन सा, V1 का यूज करते हैं डिड के बाद। तो डिड का यहाँ पे V1 आप देख सकते हैं कम है, ये आपका V4 दिया गया है, ये V1 है, ये V4 है, और ये V5 है, और ये यहाँ पे V2 दिया गया है। ठीक है, ये यहाँ पर V1 है, ना कि आप सोच रहे हो यहाँ पे यानी ये कौन सा V3 नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पर V3 नहीं है, ये यहाँ पर किसका काम कर रहा है, यहाँ पर V1 का काम कर रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि हम किस तरीके से इसका यूज करना है। अगर डू डज डिड अगर आपको दिख रहा है तो उसके बाद V1 का प्रयोग करना है। ठीक है, तो अब हम नोट नंबर 2 लिखते हैं। ठीक है, तो नोट नंबर 2 में क्या है, अगर कोई सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है, यदि कोई सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है तो हम उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, और फिर उसके बाद हम वर्ब का फॉर्म यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर मैं आपको लिख देता हूँ। ठीक है, और एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझाता हूँ। देखिए नोट नंबर 2 है
लेट के बाद हमेशा कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। अगर कोई सेंटेंस में, देखो परिभाषा है, आप लिख सकते हैं, यदि किसी वाक्य में यदि कोई वाक्य लेट से स्टार्ट होता है तो लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, वो ऑब्जेक्टिव केस के बाद हम V1 का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से आप अपने नोटबुक में अपना, ठीक है, यहाँ पे इस नोट को लिख सकते हैं। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे एग्जाम्पल की। ठीक है, तो उदाहरण के थ्रू हम समझते हैं किस तरीके से इसके क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल है, लेट मी राइटिंग आ लव लेटर, नो एरर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यानी लेट मी राइटिंग आ लव लेटर, नो एरर, यानी ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ है। आपको बताना है कि इसमें एरर कहाँ पर है। तो इसका मतलब है, यानी लेट मी, यानी मुझे, राइटिंग अ लव लेटर, यानी मुझे एक प्रेम पत्र लिखने दिया जाए। इसका मतलब क्या है, मुझे एक प्रेम पत्र लिखने दिया जाए। ठीक है, तो इसका अब देखो यहाँ पर क्या, लेट के बाद हमें क्या, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना, ऑब्जेक्टिव केस के बाद V1 का प्रयोग करना है। तो इस तरीके से देखो, लेट से स्टार्ट हुआ तो लेट तो आ गया, लेट के बाद यानी ऑब्जेक्टिव केस में है। तो ऑब्जेक्टिव केस, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यानी आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। ठीक है, इसको अभी याद रखो, और आगे हम ऑब्जेक्टिव केस के बारे में प्रोनाउन में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आ गया, इसके बाद आपको किसका यूज करना है, V1 का प्रयोग करना है। तो आपको यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, राइटिंग, यानी नंबर 2 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो अब इस पर लिखना क्या है कि राइटिंग की जगह, अगर ये आप लिख सकते हैं क्यों आया ना, तो इसके लिए लिख सकते हैं राइटिंग की जगह राइट होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो V4 था, यानी V4 था, और अपन को यहाँ पे V1 का प्रयोग करना है। तो अपन, ठीक है, यहाँ पे V4 का यूज किया गया था इसमें, और अपन को यूज किसका करना है, V1 का करना है। तो इसका यहाँ पे राइटिंग की जगह क्या होना चाहिए था, राइट होना चाहिए था। इसलिए गलती कहाँ पर है, यहाँ पर, यानी सेकंड नंबर पे यहाँ पे मिस्टेक है। तो लेट मी राइटिंग अ लव लेटर, मुझे एक प्रेम पत्र लिखने दिया जाए। दूसरा, यानी दूसरा है, लेट विथ, यानी लेट डॉट डॉट विथ योर बिलव्ड, विथ योर बिलव्ड। इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए में ही, और इसमें सी, इसमें है इट, और फोर्थ नंबर में है मी। तो इसमें आपको भरना है कि ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, ही, सी, इट, नेम। तो इसको आपको सीधा स्ट्रक्चर याद करना। लेट के बाद कौन सा केस आता है, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। क्या, कौन सा केस का प्रयोग करते हैं लेट के बाद ऑलवेज हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, ना कि सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। अब इसमें जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वही इसका आंसर होगा। तो देखो, ही इज ए सब्जेक्टिव केस, सी सब्जेक्टिव केस होता है, इट यहाँ पर भी सब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मी क्या है, यहाँ पर मी यहाँ पर है आपका ऑब्जेक्टिव केस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मी, यानी लेट मी विथ योर बिलव्ड। इसमें कुछ शब्द है, हाँ, इसके संग में था डांस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डांस जोड़ लो। ठीक है, डांस है, यानी ही डांस, और ये हो जाएगा सी डांस, सी डांस, इट डांस, और यहाँ पर मी डांस करना है। ठीक है, मी डांस, इसमें क्या था, तो यहाँ पर आ जाएगा मी डांस। ठीक है, लेट मी डांस विथ योर बिलव्ड,
यानी इसका मतलब है, ऐसा आपको करना नहीं है। इस सेंटेंस का अर्थ लिखा है, इस सेंटेंस का अर्थ है, ठीक है, लेट मी डांस विद योर बिलव्ड। तुम मुझे अपनी प्रेमिका के साथ नाचने दिया जाए, यानी तुम मुझे अपनी प्रेमिका के साथ नाचने दो। इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है, अपनी प्रेमिका के साथ आप खुद नाचें, किसी और को ना नाचने दें, ठीक है। इसका मतलब है कि लेट मी डांस विथ योर बिलव्ड, तुम मुझे अपनी प्रेमिका के साथ नाचने दो, ठीक है। अब हम नोट नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है, और हम इसके बाद में, ठीक है, आज हम इस सेशन को ख़त्म करेंगे। इस नोट नंबर 3 के बाद नोट नंबर 3 क्या है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं करना आपको, लेट मी डांस विथ योर बिलव्ड, अपनी प्रेमिका के साथ खुद नाचें, ना कि दूसरे को नाचने दें। नोट नंबर 3 है, अगर कहीं मॉडल ऑक्सिलरी है मॉडल ऑक्सिलरी की मीनिंग AUXILLARY, ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हमेशा हम V1 का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं? V1 का प्रयोग करते हैं। तो ये कौन कौन सी होती हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शुड, गुड, और वो यहाँ पे हो जाएगा मस्ट, ought to, used to, यूज टू इत्यादि, ठीक है। और भी हम उन सबको लिख सकते हैं। तो अपन को क्या याद रखना है सीधा, कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा हम V1 का प्रयोग करते हैं। इसके लिए आप, ठीक है, अच्छे से भाषा के रूप में लिख सकते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? हम V1 का प्रयोग करते हैं, ना कि अदर का प्रयोग करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यानी माई टीचर कैन टीच, एग्जाम्पल नंबर 1 है माई टीचर कैन टीचिंग English as well as आगे दिया गया है हिंदी, नो एरर, ठीक है, नो एरर। अब आपको बताना है ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है, या ये इसका डी पार्ट और ये ई पार्ट है। अब इसमें से कौन से पार्ट में यहाँ पर मिस्टेक है आपको ये बताना है। तो आपको क्या याद रखना है? आपको सीधा याद रखना है कि जो मॉडल वर्ब है, यानी मॉडल के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, किसका? यानी मॉडल के बाद हमेशा किसका प्रयोग होता है? V1 का प्रयोग होता है। तो आप देखिए, ठीक है, यानी माई टीचर कैन टीचिंग इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, मेरे शिक्षक हिंदी और अंग्रेजी अच्छे से पढ़ा सकते हैं, ठीक है, पढ़ा सकते हैं। तो इसमें आपको आंसर बताना है कि इसमें मिस्टेक कहाँ है। तो माई टीचर कैन, देखो वर्ब होती है यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल का इस तरीके से यूज नहीं होती है, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही होती है अपने आप में। तो इसमें देखो ये यहाँ पे कौन सी वर्ब का प्रयोग किया गया है, ठीक है, यहाँ पे इसका मॉडल का यूज किया गया है, मॉडल। तो मॉडल के बाद हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? V1 का, और यहाँ पे प्रयोग किया गया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो V4 का प्रयोग किया गया है, V4 का, बल्कि होना चाहिए था किसका? V1 का। तो हम बोलेंगे क्या? टीचिंग के स्थान पर, यानी टीचिंग के स्थान पर टीच होना चाहिए था,
ठीक है, क्या होना चाहिए था, टीचिंग के स्थान पर टीच होना चाहिए था। अगर टीच होता तो इसमें हम बता देते कि इसमें नो एरर है, इसमें कोई एरर नहीं है। तो एरर कहाँ है, कैन के बाद, यानी जो कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ऑट टू, यूज टू, डेयर नॉट, इनके बाद हमेशा हम V1 का प्रयोग करते हैं। इस वाली लाइन को आपको याद रखना है, ठीक है। जो मैंने बोल दिया है बोर्ड पर कम लिखी है, ठीक है, समय के कारण, ठीक है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं टीचिंग के स्थान पर क्या टीच का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अगला है यू शुड डॉट डॉट, क्या था, योर पेरेंट, योर पेरेंट्स। नंबर 1 में है, ए में दिया गया है रिस्पेक्टेड, बी में है रिस्पेक्ट्स, और सी में है आपका रिस्पेक्ट, और 4th नंबर पे है रिस्पेक्टिंग। तो अब आप इनमें से आपको भर के बताना है, यू शुड डॉट 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 योर पेरेंट्स, यानी तुम्हें अपने पिता, यानी अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। इसमें से रिस्पेक्ट भरना पड़ेगा, ठीक है। रिस्पेक्ट का कौन सा फॉर्म यूज होगा यहाँ पर, रिस्पेक्ट का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। यानी देखो ये क्या दिया गया आपका मॉडल है, ठीक है। तो मॉडल के बाद हमेशा किसका यूज करते हैं, V1 का। तो इनमें V1 कौन सी है, ये आपकी V2 या V3 होगी, ठीक है। V2 या V3 होगी। ये वाली आपकी V5 है, और ये वाली आपकी V1 है, और ये वाली V4 है। तो हम इसमें कौन सा यूज करेंगे, हम यानी हम V1 का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिस्पेक्ट हो जाएगा। तो यानी यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यानी तुम्हें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको एक क्लास समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एरर आ रहा है, ठीक है, हमको यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको इन क्लासों को आपको वहाँ की जो मिस्टेक है या जहाँ समझ नहीं आ रहा वो अगली क्लास में आपको समझा दूँगा, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।